morning students. Today we will start exercise 13.2 of chapter 13 direct and inverse proportion. So my exercise 13.2 का first question है which of the following are in inverse proportion. हमें 1 2 3 4 5 statements given है. We have to find out कि which of the following are in inverse proportion. ये कौन से inverse proportion में है. Now inverse proportion क्या होता है ये हम चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं. सपोज हमारे पास दो क्वांटिटी हैं x एंड y. तो x एंड y में किस तरह से चेंज होगा. अगर x इंक्रीज होगा तो y क्या होगा, डिक्रीज होगा. और अगर x डिक्रीज होगा तो y क्या होगा, इंक्रीज होगा. दैट मीन्स इफ टू क्वांटिटी may change in such a manner that if one quantity increases then the other quantity decreases and vice versa. तो इस केस में जो हमारी जो क्वांटिटी हमें ली है x एंड y को किस में होंगी, इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगी. सो यही चीज हमें चेक करनी है कि हमें जो स्टेटमेंट गिवन है कि वो हमारी इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं. सो फर्स्ट हमें गिवन है द नंबर ऑफ वर्कर द जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब. नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं और उनका टाइम दे रखा है टू कंप्लीट द जॉब. तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा क्या, यस. द नंबर ऑफ वर्कर एंड टाइम टू कंप्लीट अ जॉब इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन. क्यों होगा इनवर्स प्रोपोर्शन में, बिकॉज लेस वर्कर will take more time to complete the job and more workers will take less time to complete the same work. अगर हमारे पास वर्कर कम है तो उनको समय कितना लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा काम को कंप्लीट करने में. और अगर हमारे पास वर्कर ज़्यादा होंगे तो उन्हें समय कितना लगेगा, कम लगेगा करने में. काम को खत्म करने में उनको जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्कर क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए किसके, टाइम टू कंप्लीट द जॉब. नाउ सेकंड है हमारा द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड. टाइम टेकन एक जर्नी को खत्म करने के लिए उसका डिस्टेंस वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. तो यस, टाइम टेकन फॉर अ जर्नी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड. व्हाई, बिकॉज अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम कम लगेगा जर्नी में, और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा, समय कम लगेगा. नाउ थर्ड, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड. सो इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ये क्या है, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. बिकॉज मोर ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, जितनी लैंड कल्टिवेट होगी उतनी ही ज्यादा क्या मिलेगी, क्रॉप्स मिलेगी. सो दैट्स व्हाई इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, क्रॉप हार्वेस्टेड के. फोर्थ, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल. सो ये क्या होंगे, हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन होंगे. व्हाई, बिकॉज इफ टाइम इज लेस, अगर टाइम लेस होगा तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी. ठीक है, और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा. तो ये क्या हो गए, हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए. Now fifth है the population of a country and the area of land per person. So again it is inversely proportional. ये क्या है, हमारा inverse proportion है. Why? Because if the population of country increases, अगर country की population increase होगी, then the area of land per person क्या होगा, per person area of land per person decrease होगा. ठीक है, और अगर population of country decrease हो रही है तो area of लैंड पर पर्सन क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो ये क्या होगा, हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 lakh is to be divided equally amongst the winner. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. क्वेश्चन सेकंड क्या है कि एक टेलीविजन गेम शो में प्राइज मनी कितनी, 1 लाख जो थी वो डिवाइड करी इक्वली विनर्स में. ठीक है, सो हमें एक टेबल गिवन है, उस टेबल में फिल करना है एंड फाइंड आउट करना है कि जो मनी गिवन हुआ है इंडिविजुअल विनर को वो डायरेक्टली या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ विनर्स की. सो हमें टेबल क्या गिवन है, देखो फर्स्ट हमें नंबर ऑफ विनर्स गिवन है 1 2 4 5 8 10 20. देन प्राइस फॉर ईच विनर इन रुपीज. जो प्राइस उन्हें डिस्ट्रीब्यूट है, जो प्राइस मनी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो गिवन है 1 लाख एंड 50
ही डिवाइड हुए सारे अमंग विनर्स में। नाउ देखो, व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स आर 1, जब नंबर ऑफ विनर कितने थे 1 थे, ईच विनर विल गेट 1 लाख, ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स आर 2, जब नंबर ऑफ विनर्स कितने थे हमारे पास 2 थे, देन ईच विनर विल गेट 50,000, हर विनर को कितने मिले 50,000। नाउ व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स आर 4, व्हेन द नंबर्स ऑफ विनर्स आर 4, देन क्या होगा, ईच विनर विल गेट 1 लाख को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा 25,000। सो व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स आर 4, ईच विनर विल गेट 25,000 रुपीस। नाउ व्हेन नंबर ऑफ विनर्स आर 5, जब हमारे नंबर्स ऑफ विनर्स कितने होंगे 5 होंगे, देन ईच विनर विल गेट 1 लाख को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आया 20,000। सो ईच विनर विल गेट 20,000। देन नेक्स्ट, व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स आर 8, व्हेन द नंबर्स ऑफ विनर्स आर 8, देन ईच विनर विल गेट 1 लाख को डिवाइड करा 8 से, तो कितना आया 12,500। सो ईच विनर विल गेट 12,500। एंड व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स आर 10, जब हमारे पास नंबर ऑफ विनर्स कितने थे 10, देन द ईच विनर विल गेट 1 लाख को डिवाइड करा 10 से, कितना 10,000। सो ईच विनर विल गेट 10,000 रुपीस। एंड द लास्ट, व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स आर 20, ठीक है, व्हेन द नंबर्स ऑफ विनर्स आर 20, सो 1 लाख को डिवाइड करा 20 से, सो ईच विनर विल गेट 5,000 रुपीस। सो देखो, जो प्राइस बनी थी, जब नंबर ऑफ विनर 1 है तो उसे मिल रहा है 1 लाख, जब नंबर ऑफ विनर्स है तो 50,000, व्हेन नंबर ऑफ विनर्स कितने थे 4 थे, तो प्राइस मनी कितना था 25,000। जब 5 हुए नंबर ऑफ विनर्स तो हर किसी को कितना मिला 20,000। जब 8 विनर्स हुए तो हर किसी को 12,500 मिला। जब 10 विनर्स हुए तो हर एक को 10,000 मिले, और जब 20 विनर्स हुए तो हर एक को 5,000 रुपीस मिले। सो इस केस में क्या है कि जो नंबर ऑफ विनर्स है एंड प्राइस मनी है वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों हो गई, बिकॉज विनर्स आर इंक्रीजिंग एंड प्राइस मनी इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे विनर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्राइस मनी डिक्रीज होती जा रही है। पहले थी 1 लाख, फिर 50,000, देन 25,000, देन 20,000, देन 12,500, देन 10,000 एंड देन लास्ट 5,000। सो ये क्या हो गया हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि जिस जिस तरह से नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज हुए उसी तरह से जो प्राइस मनी थी जो में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी वो क्या हो गई डिक्रीज हो गई। Let's come to the question number 3rd. Reshma is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. So here Reshma is making a wheel. Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. रहमान जो है वो एक व्हील बना रहा है with the help of spokes, ठीक है। He wants to fix equal spoke in such a way that the angle, वो हर स्पोक्स को इक्वली फिक्स कर रहा है इस वे से कि जो एंगल बन रहे हैं उनके कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स में वो क्या हो इक्वल हो, ठीक है। सो हमें एक टेबल गिवन है जिसमें नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स हमें गिवन है। नंबर ऑफ स्पोक्स गिवन है 4, 6, 8, 10, 12 एंड द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स गिवन है। जब नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है तो उसका एंगल बन रहा है 90 डिग्री, जब 6 है तो कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। सो हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है कि आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या या नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हमको उनके नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल पता होने चाहिए। सो हमें नंबर ऑफ स्पोक में 4 और 6 के ही एंगल्स पता है, 8, 10 एंड 12 के हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो फाइंड आउट करते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ स्पोक्स हमारे 8 होंगे, जब हमारे नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे 8 होंगे, देन द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक, तो जो एंगल होगा कॉन्जिक्यूटिव स्पोक का वो कितना होगा, तो देखो सेंटर में जो होता है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, ठीक है। स्पोक जो है जो व्हील है किसमें है एक सर्कल में एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री, तो 360 से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्पोक्स को। सो नंबर ऑफ स्पोक हमने जब ये 8 और 360 डिवाइडेड 8 तो कितना एंगल बना 45 डिग्री। व्हेन द नंबर ऑफ स्पोक्स इज 10, जब नंबर ऑफ स्पोक 10 होंगे देन द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक इज 360 डिवाइडेड 10, दैट इज 36 डिग्री। एंड व्हेन द नंबर ऑफ स्पोक्स इज 12, then the angle between a pair of
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? तो देखो नंबर ऑफ स्पोक आर इंक्रीजेस एंड द एंगल ऑफ बिटवीन अ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक इज डिक्रीजेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक हमारे इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे जो एंगल है पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक का हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। पहले नंबर ऑफ स्पोक अगर 4 थे उसका एंगल क्या था 90, फिर 6 हुए तो 60 डिग्री हुआ, देन 8 स्पोक्स हुए तो उसका एंगल 40 डिग्री हुआ, देन स्पोक अगर जब हमारे 10 हुए तो उसका एंगल 36 डिग्री, एंड जब नंबर ऑफ स्पोक 12 थे तो उसका जो एंगल बनता था वो कितना था 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो जो एंगल थे वो डिक्रीज होते चले गए, पहले 90 फिर 60 देन 45 देन 36 एंड देन 30, और जो नंबर ऑफ स्पोक थे वो क्या हो रहे थे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे थे 4 6 8 10 एंड 12। सो इट मींस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, नंबर ऑफ स्पोक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स। Second is calculate the angle between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes. Now we have to find the angle between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes. अगर उसमें 15 spokes होंगे तो उसमें कितना एंगल बन रहा होगा? तो 360 में डिवाइड कर देंगे 15 से तो कितना आया 24। तो कितना एंगल बनेगा पेयर ऑफ consecutive spokes में 24 डिग्री। Now third is how many spokes would be needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40 degree। अब हमने क्या रखा है एंगल रखा है एंड वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड, कितने स्पोक्स की जरूरत पड़ेगी अगर एंगल 40 डिग्री बन रहा है। तो 360 को डिवाइड कर देंगे 40 से, ठीक है, तो कितना आया 9। तो हमें कितने स्पोक्स की जरूरत पड़ेगी 9 स्पोक्स। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of children is reduced by 4? क्वेश्चन 4 क्या है हमारा कि एक स्वीट का बॉक्स है, ठीक है, जिसमें जो कि डिवाइड किया जाता है इसमें 24 चिल्ड्रंस में, और हर एक बच्चे को 5 स्वीट मिलती है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी वुड ईच गेट, कि हर किसी को कितनी मिलेगी जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हो जाएंगे 4। कितने कम हो जाएंगे 4 कम हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास 24 है। जब हमारे पास 24 चिल्ड्रन है तब हर किसी को 5-5 स्वीट्स मिल रही है, पर जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24 में से 4 कम हो जाएंगे और 20 बचेंगे तो हमें बताना है कि हर किसी बच्चे को कितनी स्वीट्स। सो देखो ईच चाइल्ड गेट, अभी हर किसी बच्चे को कितनी मिल रही है 5 स्वीट्स मिल रही है। 24 चिल्ड्रन विल गेट, तो 24 को कितनी मिलेगी? अगर हर एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिल रही है तो 24 को कितनी मिलेगी? 24 को 5 से इंटू कर दो तो कितना आएगा 120 स्वीट्स। तो 24 चिल्ड्रन को कितनी स्वीट्स मिलेंगी 120 स्वीट्स मिलेंगी, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी होगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है 120। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस, अगर चिल्ड्रन जो है वो रिड्यूस जाते हैं कितने 4 चिल्ड्रन छोड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, किस में से 24 चिल्ड्रन में से। तो 24 में से हमने 4 माइनस करा तो कितना आया 20। तो अब कितने बच्चे बचे हुए 20 बचे हुए। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है हमारे पास 120। तो अब हमें बताना है कि अब हर एक चिल्ड्रन को कितनी स्वीट्स मिलेगी जब 4 जो चिल्ड्रन है वो कम हो गए। तो ना ईच चिल्ड्रन विल गेट स्वीट्स 120। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स है। अब बच्चे बचे हैं 20, तो 120 को डिवाइड कर देंगे 20 से तो कितना आया 60 स्वीट्स। सो दैट मीन्स ईच चाइल्ड विल गेट 60 स्वीट्स। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।